जानकर हैरान हो जाओगे कि आईपीएल के सिर्फ एक टीम के ऊपर 200 करोड़ से ज़्यादा खर्च होते हैं और जीतने के बाद मिलता है केवल 20 करोड़। और आईपीएल का जो ओनर कमा रहता है उसका 50% जाकर वो बीसीसीआई को दे देता है। तो आखिरकार आईपीएल की टीम पैसा कैसे कमाती है? तो शुरुआत से शुरू करते हैं। आईपीएल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स लीग है और आईपीएल से भी पहले आईसीएल आया करता था, यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग, और इसकी शुरुआत जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस ने की थी। लेकिन इस आईसीएल को बीसीसीआई और आईसीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, यानी कि बीसीसीआई नहीं चाहता था कि आईसीएल ज़्यादा पॉपुलर हो, बल्कि बीसीसीआई आईसीएल को सपोर्ट तक नहीं करता था और बीसीसीआई तो चाहता ही था कि आईसीएल बंद हो जाए, जिसके कारण 13 सितंबर 2007 को बीसीसीआई ने अपना एक लीग ले आया जिसका नाम था आईपीएल, और धीरे धीरे करके ये आईसीएल पूरी तरीके से डूब गया। और जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो उस दौरान बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट लतिल मोदी थे और इन्हीं के ही अंडर में ये आईपीएल को ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसके बाद इस लतिल मोदी के ऊपर घोटाला का इल्ज़ाम भी लगाया गया और अभी ये लतिल मोदी लंदन में जाकर बैठा हुआ है। अगर आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन जब आईपीएल की शुरुआत होती है साल भर में, तो उस दौरान जो आईपीएल के प्लेयर होते हैं वो लोग खरीदे जाते हैं। तो ये प्लेयर खरीदे कैसे जाते हैं? आखिरकार ये जो प्लेयर होते हैं एक टीम से दूसरी टीम में जाते कैसे हैं? तो ये जाते हैं पैसे के दम पर, यानी कि एक इंसान होता है जो कि बिडिंग करता है, ऑक्शंस लगाता है और प्लेयर को वो खरीद लेता है। लेकिन आप भी सोचते होंगे क्या आप भी आईपीएल की टीम को खरीद सकते हो? तो इसका सवाल आपको आगे चलकर पता चलेगा। हालांकि जो आईपीएल की टीम के प्लेयर और जो टीमें बनती हैं नहीं, उन सब का एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस से ऊपर गुजरना पड़ता है। अगर आप इस प्रोसेस से गुजर जाओगे तो आप भी आईपीएल की टीम खरीद सकते हो। तो पहला तरीका है कि जो बीसीसीआई है वो खुद अनाउंस करता है कि एक नई टीम आने वाली है और इसमें वही टीमें अप्लाई कर सकती हैं जिनकी खुद की वैल्यूएशन 3000 करोड़ से ज़्यादा हो। और फिर इसके बाद बीसीसीआई आईटीटी लाती है, यानी कि इन्विटेशन टू टेंडर। इस इन्विटेशन टू टेंडर को जो एलिजिबल कंपनियां रहती हैं वो खरीदती हैं। इसका प्राइस 10 लाख प्लस जीएसटी होता है और इस इन्विटेशन टू टेंडर को खरीदने के बाद ही आप आईपीएल के जो बिडिंग प्रोसेस है उसमें बैठ सकते हो। और इस आईटीटी को खरीदने के बाद भी ऐसा कंफर्म नहीं है कि आप बिडिंग प्रोसेस में बैठोगे। इसमें आपको बिना किसी वजह ही आईटीटी से बाहर निकाला जा सकता है और अगर बाहर निकाल दिया गया तो आप फिर बिडिंग प्रोसेस में नहीं बैठ सकते। और फिर इसके बाद आप बिडिंग प्रोसेस में बैठोगे और उस बिडिंग प्रोसेस में कई लोग बैठे रहेंगे और उसमें जो हाईएस्ट बोली लगा देगा टीम उसकी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो टीमें बिकती हैं उनका भी एक बेस प्राइस सेट किया गया रहता है। बेस प्राइस का मतलब ये है कि इससे कम में तो टीम बिकेगी नहीं, इसके ऊपर जो बोली लगाएगा और जो हाईएस्ट बोली लगा देगा टीम उसकी हो जाएगी। और ये जो बेस प्राइस होता है ये लगभग 1700 से 1900 करोड़ के बीच में होता है, यानी कि इससे कम में तो टीम नहीं बिकने वाली। और दूसरा एकदम सिंपल तरीका है कि आप आईपीएल के टीम के ओनर से जाकर बात कर लो और उस टीम में स्टेक खरीद लो। तो जितने परसेंट का स्टेक खरीदे रहोगे उतने परसेंट की टीम आपकी हो जाएगी। हालांकि जो कुछ टीमें होती हैं वो अपने टीम में से कुछ स्टेक निकालती हैं बिकने के लिए। अगर उस दौरान आप खरीद लेते हो उस टीम का स्टेक तो उतने परसेंट की हिस्सेदारी आपकी हो जाएगी। जैसे राजस्थान रॉयल्स ने 15% की हिस्सेदारी रेड बर्ड को बेच दी है और सीएसके ने 6.04 की हिस्सेदारी एलआईसी को बेच दी है, यानी कि इतने परसेंट के मालिक अब ये दोनों लोग हो गए हैं इन टीमों में। अब टीम बिकने के बाद प्लेयर्स बिकते हैं और यहाँ जो प्लेयर बिकते हैं उनको सबसे पहले खुद को रजिस्टर कराना होता है। अब ऐसा नहीं है कोई भी यहाँ पर रजिस्टर करा सकता है, यहाँ पर केवल 3 प्रकार के लोग खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। पहला कैप प्लेयर, दूसरा अनकैप प्लेयर, तीसरा इंटरनेशनल प्लेयर। अब सवाल आ रहा होगा कि ये तीनों लोग कौन है? तो कैप प्लेयर हम उन्हें कहते हैं जिसने कभी भी टीम इंडिया की तरफ से कोई भी एक मैच खेला हो, वो कैप प्लेयर कहलाता है। दूसरा होता है अनकैप प्लेयर। अनकैप प्लेयर हम उसे कहते हैं जिसने कभी भी इंटरनेशनल मैच कोई खेला ना हो, बल्कि उन्हें जो स्टेट होता है वो सेलेक्ट करके खुद भेजता है। तीसरा होता है इंटरनेशनल प्लेयर, यानी कि जो विदेशी खिलाड़ी होते हैं वो लोग। तो ये 3 प्रकार के लोग खुद को रजिस्टर कर सकते हैं आईपीएल के बिडिंग में बिकने के लिए। और जब ये प्लेयर अपने आप को रजिस्टर करते हैं आईपीएल के बिडिंग के लिए तो ये लोग अपना एक बेस प्राइस सेट करते हैं, यानी कि इससे कम में तो ये प्लेयर नहीं बिकेंगे और ये बेस प्राइस 20 लाख से 2 करोड़ के बीच में होता है। तो अगर कोई प्लेयर अपने आप को 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में अपना बेस प्राइस रखा है तो उसकी बिडिंग आप 5 लाख से बढ़ा सकते हो। और अगर कोई प्लेयर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में अपना बेस प्राइस रखा है तो उसकी बिडिंग आप 10 लाख से बढ़ा सकते हो। लेकिन जैसे अंबानी है, अगर वो चाहे तो अपने पैसे के दम पर सभी अच्छे प्लेयर को अपने टीम में कर ले, लेकिन ऐसा ना हो इसलिए एक रूल बनाया गया है
जिसके कारण एक टीम में 18 से कम और 25 से ज़्यादा प्लेयर नहीं होने चाहिए और 8 से ज़्यादा विदेशी प्लेयर नहीं होने चाहिए। और इन सब के बाद भी जो IPL टीम के प्लेयर रहते हैं वो लोग किस होटल में रुकेंगे, कहाँ नहाएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ मतलब और भी सारे काम करेंगे, इन सब का भी खर्चा आता है। और इसके बाद जो IPL टीम जाकर कमाती है उसका 20% का हिस्सा BCCI रख लेता है और फिर जाकर जीतने के बाद केवल 20 करोड़ मिलते हैं। और जो अपोनेंट टीम रहती है फाइनल में जो हारी रहती है उसको 12.5 करोड़ मिलते हैं। और इसमें से भी जो 50% हिस्सा है वो IPL टीम का ओनर ले लेता है और बचे हुए पैसे वो टीम के प्लेयर में बंटते हैं। तो अगर आप ध्यान से कैलकुलेट करोगे ना तो एक प्लेयर के पीछे 50 लाख भी नहीं जा रहा है। तो आप सोचोगे कि जो विराट कोहली है केवल 50 लाख के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, भाई वो अगर इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल देना तो उसको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। तो हालांकि ये जो IPL टीम के प्लेयर हैं वो लोग ये 20 करोड़ कमाने के लिए नहीं खेलते हैं। ये 20 करोड़ इन लोग के लिए कुछ इतना होता है कि अगर आप एक बाल्टी में से एक बूंद पानी निकाल लो, इतने बराबर है इन लोग का। जो इन लोग की अर्निंग होती है वो कहीं और ही से होती है। तो ये कुछ इतने अर्निंग सोर्स होते हैं इन लोग के, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आता है टिकट सेल, यानी कि जो मैच होगा उस मैच को देखने के लिए जो लोग आएंगे, टिकट खरीदेंगे, उसका कुछ पैसा बनता है। वो पैसा लगभग ऑन एन एवरेज 5 करोड़ तक का हो जाता है। और ये जो पैसा होता है ये होम टीम डिसाइड करती है और होम टीम में ही लगभग 80% ये पैसा बट जाता है। दूसरा आता है मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मतलब ये है कि जैसे आप देखोगे जो टीम होती है उन टीम का लोग कपड़ा पहन के जाते हैं, लोअर पहन के जाते हैं, बंडी पहन के जाते हैं, टोपी पहन जाते हैं, हेलमेट पहन जाते हैं, बैट वोट लेते हैं, ये सब मर्चेंडाइज होता है। यानी कि मान लो पीछे धोनी का नाम लिखा है तो ये धोनी का मर्चेंडाइज है। तो इस मर्चेंडाइज से भी अच्छी कमाई IPL की हो जाती है। तीसरा आता है टाइटल स्पॉन्सर। टाइटल स्पॉन्सर्स का मतलब ये है कि जब भी IPL बोला जाता है तो IPL के साथ एक नाम लगा दिया जाता है। कुछ कंपनी का नाम लगता है, जैसे कि टाटा IPL, पहले बोला जाता था वीवो IPL, ड्रीम 11 IPL, पेप्सी IPL। तो ये जो IPL के पहले नाम जोड़ा जा रहा है इसी को हम टाइटल स्पॉन्सर कहते हैं। तो जब भी आप देखोगे जो कमेंट्री करता है वो कभी IPL निछाने नहीं बोलेगा, बोलेगा टाटा IPL में आपका स्वागत है। तो ये जो नाम होता है इसके लिए जो कंपनियां होती हैं वो मोटा पैसा देती हैं। अब कितना देती हैं इसको अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो कंपनियां होती हैं ये अपना नाम लगवाती क्यों हैं? तो लगवाने का बहुत बड़ा कारण है। ऐसा इसलिए कंपनियां लगवाती हैं ताकि ये जो नाम है वो सबके जुबान पे रट उठे। जैसे अभी लोग बोलते हैं टाटा IPL, भाई देखे, पहले लोग बोलते थे वीवो IPL देख रहे हो। तो ये वीवो इसलिए जुड़वाता था क्योंकि आप देखोगे 2016-17 में जब लोग फ़ोन खरीदने जाते थे, फ़ोन के शोरूम में जाते थे, तो लोग कभी भी नाम लेते थे तो उनके मुंह से वीवो ज़रूर निकल जाता था, क्योंकि ये IPL की वजह से लोगों के जुबान पर मोबाइल के रूप में वीवो का नाम रट उठा था। इसीलिए जो वीवो की सेल थी वो ऑटोमेटिक बढ़ गई थी। तो पहले के लोग देखो वीवो, ओप्पो, यही सब ज़्यादा लोग खरीदते थे। और इसी कारण ये जो कंपनियां होती हैं वो अपना नाम इसके साथ लगवाती हैं और इसी को हम टाइटल स्पॉन्सर कहते हैं, ताकि जो लोग हैं, जो जनता है, उनके जुबान पर इनके कंपनी का नाम रट उठे। और इस टाइटल स्पॉन्सर से जितना पैसा आता है उसका 60% का हिस्सा BCCI रख लेती है और 40% का हिस्सा जो टीम होती है उनमें बट जाता है। अब बात आती है ये जो टाइटल स्पॉन्सर के लिए पैसा देती हैं कंपनियां, वो देती कितना है? तो 2008 से 2012 के बीच में DLF ने टाइटल स्पॉन्सर किया था और इसने 40 करोड़ दिए थे हर साल, केवल IPL के पहले अपना नाम जोड़ने के लिए, यानी कि DLF IPL। फिर 2013 से 2015 के बीच में पेप्सी ने टाइटल स्पॉन्सर किया था 79 करोड़ हर साल देकर। फिर 2016 से 2017 के बीच में वीवो ने किया हर साल 100 करोड़ देकर। और फिर 2018 से 2019 के बीच में फिर से वीवो ने ही किया, अब की 440 करोड़ देकर। फिर 2020 में क्योंकि इंडिया और चाइना का विवाद हो गया था और वीवो चाइना की ही कंपनी है, तो 2020 में ड्रीम 11 आया और इसने एक साल के लिए 222 करोड़ रुपए दिए। फिर 2021 में फिर से वीवो आ गया और इसने आपकी 440 करोड़ रुपए दिए। फिर 2022 और 2023 में टाटा आ गए और इन्होंने 300 करोड़ रुपए दिए टाइटल स्पॉन्सर के लिए। चौथा मेन कमाने का जरिया आता है एड्स। तो आप देखते होंगे जो स्टेडियम के अंदर बाउंड्रीज हैं, LED टीवी हैं, जो विकेट हैं, इन सब पे किसी न किसी कंपनी का लोगो बना रहता है। और जो खिलाड़ी हैं उनके हेलमेट पर, उनके जर्सी पर, उनके लोवर पर भी कुछ ना कुछ कंपनी के लोगो बने रहते हैं। इन सब के लिए भी जो IPL की टीम है उसको पैसे मिलते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन सा खिलाड़ी है और उनके जर्सी पर लगाने के लिए कितना पैसा मिलेगा। अब अगर आप किसी नॉर्मल खिलाड़ी पर लगाओगे कोई मान लीजिए लोगो, तो उस पर कम पैसा आपको देना पड़ेगा। और अगर आप वहीं विराट कोहली पे लगाओगे तो जितना पूरे टीम को दोगे उतना आपको अकेले विराट कोहली देना पड़ेगा।
तो ये मेन जरिया होता है इन लोग का पैसा कमाने का। पांचवा मेन जरिया आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट। ब्रॉडकास्टिंग राइट का मतलब ये है कि जो आईपीएल है वो किस चैनल पर दिखाया जाएगा, तो वो टीवी चैनल वाला पैसा देता है आईपीएल को अपने चैनल पर दिखाने के लिए। और इस ब्रॉडकास्टिंग राइट से जितनी भी कमाई होती है उसका 50% हिस्सा बीसीसीआई रख लेती है और 50% ये जो टीम है उनमें बट जाती है। हालांकि जो पहले बीसीसीआई थी वो केवल 20% ही रखती थी, अब वाली वो 50% रखती है। और जब 20% बीसीसीआई लेता था पहले, तब 80% टीम में बंटता था। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल जरूर खटक रहा होगा कि ये जो ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदते हैं टीवी चैनल वाले इतने रुपए देकर, इससे उनका क्या फायदा होता होगा। देखो, जब कोई भी टीवी चैनल वाला ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदता है तो उसके बाद वो जो आईपीएल रहता है उसके टीवी चैनल पर चलता है। तो हर ओवर बाद आप देखते होंगे प्रचार आता है, यानी कि ऐड आते हैं। वो जो ऐड होता है वो ऐड से वो टीवी चैनल वाला कमाता है। जैसे कि मान लो अगर 1 सेकंड का भी ऐड आया तो 1 सेकंड के ऐड से वो कई लाखों रुपया उस ऐड से चार्ज करेगा। अब एग्जाम्पल के लिए वैसे ही बोल देता हूँ, जैसे मान लो हार्पिक का ऐड आ रहा है, तो हार्पिक के 1 सेकंड ऐड के लिए वो कई लाख रुपए वो टीवी चैनल वाला चार्ज किया होगा। अब आप देखते होगे एक मनई आता होगा, वो ऐसे गुटखा खाता होगा, कहता होगा पान बहार दाने दाने महंगे का दाम। तो ये जो ऐड चलता है ना, इस ऐड का ये लोग कई लाख रुपए चार्ज करते हैं। अब आपको लाख रुपए सुनने में कम लगता होगा, लेकिन अगर आप एक पूरा मैच लोगे तो उस मैच के बीच में कितने ऐड आते हैं, और हर सेकंड का जान जाओ वो कई लाख रुपए चार्ज किया टीवी चैनल वाला। और अगर आप पूरा आईपीएल मिला लो तो कितने ऐड आएंगे, तो वो मतलब जितने का ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदे रहता है उससे वो कई दुगना कमा लेता है। लेकिन कभी आप ध्यान देना, पता नहीं ध्यान दियो कि नहीं, कि जब भी ऐड आता है यानी ओवर खत्म होने के बाद, तो कुछ ऐड जो होते हैं वो आधे दिखा दिए जाते हैं, उसके बाद तुरंत मैच चालू हो जाता है। तो आप सोचते हो कि भाई बॉलर बॉल कराने लगा तो इसलिए तुरंत ये प्रचार को हटा दिया गया होगा। तो ऐसा नहीं होता है। ये जो ऐड होते हैं ये भी सेट रहता है कि अगर आप इतना रुपया दोगे तो हम केवल आपका आधा ही ऐड दिखाएंगे, इतना ही सेकंड दिखाएंगे। मान लीजिए 20 सेकंड का ऐड है तो 10 ही सेकंड दिखाएंगे, उसके बाद मैच चालू कर देंगे। तो अगर उनको वो पूरा ऐड दिखाना होता तो वो शुरुआत में भी तो दिखा सकते थे पूरा ऐड। तो ये जो ऐड होते हैं जो आधे दिखाए जाते हैं, कट हो जाते हैं, वो सब भी फिक्स रहता है कि अगर आप इतना पैसा दोगे तो इतना ही हमें ऐड दिखाएंगे। और इन्हीं सब की वजह से जो टीम का ओनर रहता है और जो टीम होती है वो सोचती है कि हम फाइनल भले ही ना जीतें, लेकिन हम एटलीस्ट टॉप 4 में पहुंच जाएं। अब अगर कोई भी टीम टॉप 4 में पहुंच जाती है तो वो ज़्यादा मैच खेलेगी, और अगर वो ज़्यादा मैच खेलेगी तो उसको ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिलेंगे, और अगर उसको ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिलेंगे तो उसको ज़्यादा कमाई होगी, प्लस उसके मर्चेंडाइज ज़्यादा सेल होगी, प्लस उसके टिकट के जो पैसे आ रहे हैं वो भी ज़्यादा आएंगे। तो इसलिए जो टीम का ओनर रहता है वो सोचता है भले ही ना जीतो लेकिन टॉप 4 में तो एटलीस्ट रहो, ताकि आप ज़्यादा मैच खेलो। और दूसरी चीज़, अगर टीम जीत जाती है फाइनल तो उससे ये होता है कि ब्रांड वैल्यू बनती है। ऐसा नहीं कि 20 करोड़ के लिए, 20 करोड़ तो ये लोग कब का कमा चुके होते हैं 2 ही 3 मैच खेलकर। और जब कोई आईपीएल की टीम फाइनल जीतती है तो उससे उसकी ब्रांड वैल्यू बनती है, जिसके कारण जब अगली बार आईपीएल होगा तो उस टीम की जो ब्रांड वैल्यू वो हाई रहती है, जिसके कारण जब वो उस टाइम वो स्पॉन्सर्स करेगी, जब अपने टी शर्ट पर कोई लोगो लगाएगी, उसके जब मर्चेंडाइज सेल होंगे, उसके कई और सारे जो प्रचार करेगी, उन सब का जो पैसा रहता है वो तब वो हाई चार्ज करती है। जैसे सीएसके का अगर आप ले लोगे तो दिल्ली से ज़्यादा चार्ज करेगी, लखनऊ से ज़्यादा चार्ज करेगी। तो इसीलिए जो सीएसके और आरसीबी है ये लोग बहुत हाई पैसा चार्ज करते हैं कोई ऐड करने के लिए। तो आप सोच रहे होगे सीएसके का तो ठीक है, लेकिन आरसीबी का क्या है, वो कहाँ कभी फाइनल जीती है। तो भाई उस आरसीबी के अंदर एक नाम है जिसका नाम है विराट, वही पूरे ब्रांड वैल्यू के लिए काफ़ी है। तो आप देखे होगे इसमें जितने भी आए, टीवी चैनल वाले आए, स्पॉन्सर वाले आए, जितने भी सब आए, वो सब ने पैसा कमाया, लेकिन कटा किसका। और अगर आपको जानना होगा कि जो आईपीएल है इसमें सट्टेबाजी कैसे होती है और ये कैसे धोखा है आपके लिए, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करेगा अपने वाली के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ जान जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।